जैकमैन कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें सच में लगता है कि हमारे किले की दीवारें इतनी कमजोर हैं कि इतनी आसानी से टूट जाएंगी? इनको डिफेंस करने के लिए कई सारी स्पेस का इस्तेमाल किया गया। तुम्हारा ये हमला किसी काम का नहीं। रोमन अपने सामने स्वर्ड से डार्कनेस को क्रिएट करता है और कहता है, हेवनली डीमन सोर्ड टेक्निक फाइनल स्ट्राइक फर्स्ट फॉर्म। रोमन का यह एक हमला ही काफी था उस किले की दीवारों को तोड़ने के लिए, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। टेस्लो का डिफेंस मैकेनिज्म रोमन के सामने नाकाम होता है और उनके किले की दीवारें टूट जाती। रोमन जब अंदर दाखिल होता है तो जैकमैन कहता है, हम सरेंडर करते हैं, और सोचता है सिर्फ एक प्रिजनर को ही गार्ड करने के लिए कई सारी सेना के टुकड़ी की जरूरत पड़ती। आखिरकार एक प्रिजनर काफी वैल्यूएबल होता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये इतनी आसानी से तुम मुझे नहीं मारने वाले। पर तभी रोमन अपने पैरों तले जैकमैन के सर को रौंद देता है। जैकमैन कहता है, तुम क्या कर रहे हो? रोमन कहता है, तुम हो ना बैरोन जैकमैन, यहाँ के कमांडर? जैकमैन कहता है, हाँ मैं ही हूँ। आखिरकार तुम ये कर क्यों रहे हो? एक प्रिजनर को इस तरह से ट्रीट करना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए? रोमन कहता है, एक प्रिजनर, मुझे तुमसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही जैकमैन के होश उड़ जाते हैं और वो माफी मांगने लगता है। वो अपने जान की भीख मांग रहा था और कहता है, मुझे जिंदा छोड़ दो। इस तरह से दिमित्री के जो प्रिजनर्स हैं हमारे पास, वो भी सेफ रहेंगे। रोमन कहता है, तुम कोई गलती कर रहे हो इसे भी। मुझे तो यह याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार अपने दुश्मनों पर रहम कब किया था, क्योंकि बैटलफील्ड में मैं किसी पर भी रहम नहीं करता। अगले ही सेकंड रोमन उसे वहीं जान से मार डालता है। इसी समय एक मीटिंग हो रही होती है जहां रेडफोर्ड कहता है, जब तक लॉर्ड रोमन रास्कल और कॉर्टस को कैप्चर कर रहे हैं तब तक क्या हमें रीइंफोर्समेंट की तैयारी नहीं करनी चाहिए? एडविन हेक्टर कहता है, लॉर्ड रोमन यह साबित करना चाहते हैं कि दिमित्री अकेले ही क्रोनोस एम्पायर के खिलाफ काफी है। रेडफोर्ड कहता है, पर फिर भी ड्यूक वार्मफोर्ड कोई ऐसा शख्स नहीं जिसे हम अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। एडविन हेक्टर कहता है, असलियत में जब मैंने यह सुना था कि लॉर्ड रोमन ने वॉरप गेट को ही सीज कर दिया है, तब मुझे सच में डर का एहसास हुआ, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया, लॉर्ड रोमन उन सबको ही अब्सॉर्ब करते जा रहे हैं। मेरी ये स्ट्रेटजीज के हिसाब से साउथर्न फ्रंट पर मेरा जब रोमन से सामना हुआ था तब उनकी हार तय थी, पर आखिरी में कोई भी स्ट्रेटजी मेरे काम नहीं आई। तब जिंदगी में पहली बार मुझे हार का सामना करना पड़ा और उसका भार बहुत ज्यादा था। हमारी हार का सिर्फ एक ही कारण था और वो थे लॉर्ड रोमन। अगर रोमन वहां पर नहीं होते तो उस वॉर में हमारी जीत तय थी। मुझे क्रोनोस एम्पायर से तो डर लगता ही था, क्योंकि वो बिना रुके ग्रो करता है, पर उससे ज्यादा डर मुझे लॉर्ड रोमन से लगता है, क्योंकि वो अपने रास्ते में आई हर एक चीज को निगल जाते हैं। या तो वो उनकी होती है या तो तबाह कर दिया जाती है। तो बस थोड़ा इंतजार करो और उन पर भरोसा रखो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केविन को, जो कि इस वक्त अपने ऑरा की ट्रेनिंग कर रहा होता है। केविन अभी भी मेंटली स्वेन से ही लड़े जा रहा होता है, जिससे कि वह पहले हार चुका है, पर इससे रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं देता। वो बार बार हारता है और सोचता है, अगर दोबारा मुझे किसी स्वेन जैसे विरोधी का सामना करना पड़ा तब मैं क्या करूंगा? मैं तो अपने लॉर्ड पर ही बोझ बन जाऊंगा। अब तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि उनकी असलियत में कोई सहायता हो। इसी वजह से मैं दोबारा वही गलती दोहराना नहीं चाहता। तभी वहां पर रोमन आता है और कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। केविन घुटनों के बल बैठ जाता है। रोमन कहता है, जब मैंने ऑरा को एनालाइज किया तब मुझे इस बात का पता चला कि इस दुनिया में ऑरा का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें काफी कमियां हैं। एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑरा सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पावर को इस्तेमाल करने के लिए होता है, ताकि हम बहुत ही एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन कर सके। पर यह एक नई अप्रोच है। पर जब मेरा सामना हुआ बरबोजा और उसके जैसे ही कॉन्टिनेंट के और लोगों से, तब मैं ये समझ गया कि मैं अब तक गलत समझ रहा था। हमेशा स्वर्ड्समैन से भी किसी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता। कभी कभी हमें सॉफ्टनेस का भी सहारा लेना पड़ता है, और वही असली ताकत जिसमें अलग अलग स्वर्ड स्टाइल्स का निर्माण होता है और फिर बनता है। सिंड्रल मुरी। पर इस दुनिया में ऑरा को जिस तरह से हैंडल किया जाता है वो काफी अजीब है। अगर कंपेयर किया जाए ऑरा का मैजिक से, तो ऑरा अभी इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे महान स्वर्ड्समैन है। खैर, जिंदगी और मौत की जंग, तुम सिर्फ ऑरा के दम पर ही जीत को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम एक बार ऑरा को पूरी तरह से समझ जाओ और उसे एक्वायर करने के लिए तुम्हारे पास अच्छी खासी ताकत हो, तो तुम्हारे लिए एक 6 स्टार ऑरा स्वर्ड्समैन को डिफीट करना भी नामुमकिन नहीं होगा। समय आ चुका है जब मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, कुछ ऐसा जो मैंने अब तक किसी को नहीं सिखाया, और वो है एक स्वॉर्ड टेक्निक, एक ऐसी शॉर्ट टेक्निक जिसका नाम हेवनली दिमित्री की सेना वापस आ गई उन्हें, जहां पर केविन इस वक्त सोच में डूबा हुआ था। केविन सोचता है, उन्होंने यही कहा था कि आगे जो जंग होने वाली है उसमें तुम्हारी और रोमन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैं हैनिबल को डिफीट करूंगा और जल्द ही तुमसे मिलता हूं। कुछ सोल्जर्स आके क्रिस को बताते हैं कि काउंट निकोलस अब नहीं रहे। क्रिस सोचता है, मैंने एक डरपोक की तरह काउंट निकोलस की बातों पर यकीन किया और वहां से भाग आए, पर शायद मैं यह पहले से ही जानता था कि मेरा अंजाम क्या होता। मैं सच में डर गया था। मेरे अंदर हैनिबल को देखकर डर पनप गया था। अगर मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं काउंट निकोलस को सपोर्ट कर सकूं, तो शायद आज वो जिंदा होते।
केविन और बाकियों को देखकर यह लगता है कि मुझे भी पर्सनली लॉर्ड से कुछ तो सीख लेना चाहिए था, पर उन्होंने क्लियरली यह कहा है कि क्रिस, तुम एक ऐसे शख्स हो जिसको अपना जवाब खुद ढूंढना होगा। आखिर वो ऐसा कह कैसे सकते हैं? मैं तो खुद पर भी यकीन नहीं करता, पर खैर आखिरकार उन्हें तो मुझ पर यकीन है। क्रिस अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए सोचता है, आखिर अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं अपना वो जवाब कहां से ढूंढूं जिससे मुझे ताकत मिले? तभी क्रिस को रोमन की एक बात याद आती है, जहां रोमन ने कहा था, अपने ऑरा को एक्सप्लोसिव पावर की तरह इस्तेमाल मत करो। अगर तुम सिर्फ उसके एसेंस को ही काबू कर पा रहे हो तो भी ऑरा की ताकत बहुत है। क्रिस सोचता है, ऑरा का एसेंस, ऑरा कोई वाइल्ड एक्सप्लोसिव फोर्स नहीं, ऑरा तो बस सिंपली एक ताकत है जो कि हर किसी में मौजूद है, और यह मेरे शरीर में भी मौजूद है। यह हमेशा से था। क्रिस जब इस बात को रियलाइज करता है तो वह ऑरा के एसेंस को काबू करना स्टार्ट करता है, और तभी वह सेल्फलेसनेस के स्टेट में चला जाता है, और उसका होता है एक रीबर्थ, यानी कि एक नए ऑरा के साथ, जहां उसकी बॉडी काफी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। सुबह होते ही सोल्जर्स उठ जाते हैं। वसा में ये एक बंदा कहता है, फिर क्रिस, आखिरकार इतनी सुबह सुबह आप क्या कर रहे हैं और आपका ये चेहरा इतना ग्लो क्यों कर रहा है? क्रिस कहता है, ये फालतू की बात छोड़ो और सुबह की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। क्रिस सोचता है, कल रात मुझे जिस चीज का एहसास हुआ था वह मेरे लॉर्ड की कोई मार्शल टेक्निक नहीं, और ना ही कमांडर जोनथन की कोई सीक्रेट टेक्निक। ये कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ मेरे पास है, जैसे इसका निर्माण मैंने किया है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं क्रोनोस के भेजे गए लोगों के बीच में हो रही मीटिंग को, जहां एक सोल्जर आके बताता है, रोमन दिमित्री इसी तरफ आ रहा है। एक बंदा कहता है, रोमन दिमित्री 3 लाख सैनिकों के खिलाफ एक फुल स्केल बैटल चाहता है, क्या वो कोई पागलसन की है? टावर मास्टर कहता है, अपने जजमेंट्स इतना जल्दी मत दो, इस वक्त हम पर जो हमला हो रहा है उसे जरूर वो हमें दरकिनार करना चाहेंगे, इसी वजह से पागलों की तरह बर्ताव मत करो और अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखो। ऐसे ही फिर उन लोगों में बातें चलने लगती है। फोर्ड कहता है, तुम सभी अपनी आवाज नीचे करो, रोमन का इंटेंशन जो कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार उसके जैसा एक छोटा सा किंगडम पूरे एम्पायर को कैसे डिफीट करेगा? यह तो सच में एक हंसने वाली बात है, पर अगर हमने रोमन के अभिमान को तोड़ा नहीं, उसके घमंड को चकनाचूर नहीं किया, तो पूरे कॉन्टिनेंट में हमारा मजाक बनाया जाएगा। इसीलिए अब और अभी से हम पर्सनली रोमन दिमित्री को एलिमिनेट करेंगे। अब वह समय आ चुका है जब ताकत ही वह एकमात्र चीज बनेगी जिससे यह पता चलेगा कि आखिरकार जीत किसकी होती। सीन शिफ्ट होता, हम देखते हैं बैटलफील्ड का सीन, जहां रोमन कहता है, मैं दिमित्री से रोमन, दिमित्री क्रोनोस एम्पायर को चैंपियंस ड्यूअल के लिए चैलेंज करने आया हूं। एनीबेल कहता है, मैं जाके इसे जल्दी से खत्म करके आता हूं। फोर्ड कहता है, नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं देने वाला, और सोचता, जरूर यह कोई ना कोई चाल चल रहा है, जितनी आसानी से सिर्फ ताकत के दम पर सब कुछ सेटल नहीं करेगा। रोमन कहता है, अगर तुम सब मुझसे ड्यूल करने से डरते हो तो इस ऑफर को बदलने का तुम्हारे पास मौका है। मैं इस चैंपियन ड्यूल को विड्रॉ कर दूंगा तो कैसे रहेगा? अगर बिना मेरे ही 2-on-2 मैच हो जाए, अगर तुम इसे भी रिजेक्ट करते हो तो फिर कोई भी चैंपियंस ड्यूअल नहीं होगा, और फिर यहाँ पर सिर्फ नरसंहार होगा जिसमें तुम्हारे इन 3 लाख सैनिकों के सर उनके धड़ से अलग होंगे। फोर्ड कहता है, क्या तुम्हें पता है कि पूरे कॉन्टिनेंट में आखिरकार क्रोनोस ही सबसे ताकतवर क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि क्रोनोस की मिट्टी पर जिसका भी जन्म होता है उसके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है। ठीक है, फिक्र मत करो, तुम्हारे इस घमंड को मैं तोड़ूंगा। मैं तुम्हारे इस चैंपियन ड्यूअल को एक्सेप्ट करता हूँ। ड्यूअल होने से पहले रोमन क्रिस और केविन से बात कर रहा था। वो उन दोनों को सामने बुलाता है और कहता है, अब और इसी वक्त से मैं तुम दोनों को दिमित्रीज के चैंपियन के रूप में अपॉइंट करता हूँ। अगर तुम लोग श्योर नहीं है या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की हल्की सी भी कमी है तो तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम पीछे हट सकते हो। क्रिस कहता है, यह अवसर देने के लिए धन्यवाद माय लॉर्ड, मैं दिमित्रीज को रिप्रेजेंट करूंगा। केविन कहता है, जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। इधर जब यह तय हो जाता है कि दिमित्रीज की तरफ से कौन 2 चैंपियंस लड़ने के लिए सामने आएंगे तो फोर्ड कहता है, डिएगो जाओ और उसका सर मेरे कदमों में लाकर रखो। क्रोनोस का रैंक 6, पूरे कॉन्टिनेंट का रैंक 12। डिएगो सामने आता है और कहता है, मैंने सुना है कि दिमित्री के बंदों के अंदर लॉयल्टी कूट कूट के भरी होती, तो चलो देखते हैं कि आखिरकार कौन इतना लॉयल है जो अपने मास्टर के लिए मरने तक को तैयार हो जाए। मैं तो ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि आखिरकार उसकी मौत के बाद रोमन दिमित्री तेरी कब तक उसकी लॉयल्टी को याद रखेगा। क्रिस कहता है, अपनी चपड़ चपड़ बंद करो, कहीं तुम्हारा इसी तरह लड़ने का इरादा तो नहीं है। डिएगो ये सुनते ही क्रिस पर हमला करता है और कहता है, चलो देखते हैं आखिरकार कब तक तुम मेरे हमलों को झेल पाते हो। अगले ही सेकंड क्रिस डिएगो के अटैक को ब्लॉक करता है। क्रिस पूरी ताकत के साथ डिएगो के हमले को काउंटर किए जा रहा था। इस फाइट को देखते हुए रोमन सोचता है, क्रिस तुम्हें दिमित्रीज का सबसे महान टैलेंट माना जाता है, पर लोगों का यह मानना गलत है। मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन देता हूँ कि पूरे सेमेंडर कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा नहीं है जो टैलेंट के मामले में तुमसे आगे निकल सके। बस यह एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। सो गाइस, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।